Assalamu alaikum viewers. I hope you all are doing very well and preparing for your PMDC एग्ज़ाम। आपका होस्ट डॉक्टर जावेद एक मरतब फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। MCQs डिस्कशन ऑलरेडी चल रही थी, 3 डिस्कशन हो चुकी थी रिगार्डिंग MCQs ऑफ बायोकेमिस्ट्री। लास्ट जो मेरी वीडियो थी अबाउट बायोकेमिस्ट्री वो हमने विटामिन B7 तक डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह जो रिमेनिंग विटामिन है वो भी डिस्कस करेंगे, उससे आगे वाले जो विटामिन है वो भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन को पिक करना है। सो चलते हैं जी अगले विटामिन की तरफ, जो विटामिन B9 है। एक तो आप लोगों को मैंने बताया था विटामिन B9 सेव कहाँ होता है, एकामुलेट कहाँ होता है, कितने महीने के लिए सेव होता है, सेव रहता है जिगर के अंदर, वो था 3 to 4 मंथ। तो विटामिन B9 को आल्सो कॉल्ड फोलेट, कन्वर्टेड टू टेट्राफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, अ कोएंजाइम फॉर 1 कार्बन ट्रांसफर मिथाइलेशन रिएक्शन, important for synthesis of nitrogenous bases in DNA and RNA। एक तो ये है कि ये कन्वर्टेड होगा, फोलेट जो है कन्वर्टेड हो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है, और कोएंजाइम है 1 कार्बन ट्रांसफ़र। दूसरा ये है कि इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इन DNA एंड RNA। सो फाउंड इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें पाया जाता है ये। ऑब्जर्व्ड इन जिजीनम, जिजीनम में ऑब्जर्व होगा। ये MCQs है कि ये ऑब्जर्व कहाँ होता है। फोलेट फ्रॉम फोलिएज, स्मॉल रिजर्व पूल स्टोर्ड प्राइमरली इन द लिवर, और ये स्टोर कितने दिनों के लिए होते हैं, कितने मंथ के लिए, कितने ईयर के लिए, महीनों के लिए होता है 3 to 4 मंथ्स। इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, मैक्रोस्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, ग्लोसाइटिस भी कराता है ये। नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं पाए जाते एज विटामिन B12। विटामिन B12 के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ जाएंगे, मैक्रोस्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होगा, बट एसोसिएटेड वो किससे होंगे, उसके साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ। लैब्स अगर हम इसकी करवाएं तो उसमें क्या होगा, होमोसिस्टीन जो है ना इंक्रीज़ होगी, नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड होगा, लेवल होगा। सीन इन अल्कोहलिज्म एंड प्रेगनेंसी, अल्कोहल जो यूज़ करते हैं उनमें फोलेट डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो प्रेगनेंसी में भी फोलेट डेफिशिएंसी मीन के विटामिन B9 डेफिशिएंसी हो सकती है। आप लोगों को पता होगा जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि हम लोग उनको फोलिक एसिड स्टार्ट करवाते हैं ताकि फोलिक एसिड में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह ना हो। सो डेफिशिएंसी कैन कॉज बाय सवेयर ड्रग्स, एक और MCQ है ये, इसकी डेफिशिएंसी और ड्रग्स की वजह से भी होती है, जिसमें फेनिटाइन हो जाएगा, सल्फोनामाइड्स होंगी, मेथोट्रेक्सेट, और हम सप्लीमेंटल मैटरनल फोलिक एसिड एट लीस्ट 1 मंथ प्रियर टू कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। जब हम कंसीव करना चाहते हैं 1 मंथ पहले हम फोलिक एसिड स्टार्ट करवा देते हैं, और अर्ली प्रेगनेंसी में हम उसको फोलिक एसिड देते हैं ताकि डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर हम उसको प्रेग्नेंट लेडी को फोलिक एसिड देते हैं या कंसीव करना चाहते हैं उसको फोलिक एसिड देते हैं तो हम किससे बचा सकते हैं उसको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। गिव विटामिन B9 फॉर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मीन के विटामिन B9 को हम 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर हम उसको फोलिक एसिड नहीं देंगे तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी, मैक्रोस्टिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। एक तो डेफिशिएंसी में ये था मैक्रोस्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करते, इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होते। जब हम इसकी लैब्स वैल्यू कराएंगे उसमें होमोसिस्टीन जो है ना इंक्रीज होगा, बाकी जो वैल्यूज़ है ना वो बिल्कुल नॉर्मल्स होंगी। इसकी डेफिशिएंसी ना काज होती है फेनिटाइन, सल्फोनामाइड और मेथोट्रेक्सेट से। सप्लीमेंटल मैटरनल फोलिक एसिड मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम दे देते हैं कंसीव करने से 1 महीना पहले और अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। विटामिन B9 को हम 9 मंथ के लिए यूज़ करते होते हैं ताकि डिक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब गाइस इसमें से 3 से 4 MCQs हैं जो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। उसके बाद है विटामिन B12 जिसको हम कोबालामीन भी कहते हैं, को फैक्टर फॉर मैथोनियन सिंथेज एंड मिथाइल मेलोनाइल CoA म्यूटेज। ये को फैक्टर है मेथोनिन
synthase and methylmalonyl CoA mutase important for DNA synthesis। ये DNA synthesis के लिए important है। जो विटामिन B9 था वो DNA और RNA दोनों के लिए। इसकी फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। सिंथेसाइज्ड ओनली बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी लार्ज रिजर्व पोल, मीन के सेवरल ईयर 3 to 4 ईयर्स के लिए स्टोर होता है लीवर के अंदर। डेफिशिएंसी काज बाय माल अब्जॉर्प्शन, अगर किसी को माल अब्जॉर्प्शन है, या डाइफेलोबथुरम लेटम। ये वो पूछ सकता है कि एक MCQ आया होता 2019 के अंदर के कौन सा एजेंट है जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कराता है। वो था डाइफेलोबथुरम लेटम, अकेलोहेड्रिया, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ और अल्कोहल एक्सेस, या लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की भी लैक है तब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिल सकती है। या फॉर एग्जांपल जिसमें परनीशियस अनीमिया, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, तो परनीशियस अनीमा हो या हम जब गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करते हैं तब भी हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तब भी हम सर्जरी के बाद उसको विटामिन B12 स्टार्ट करा देते हैं। सो एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी डायग्नोस्टिक फॉर परनीशियस अनीमिया। हम एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ डायग्नोस्टिक फॉर परनीशियस अनीमिया। फोलेट supplementation can mask the hematological symptom. Folate supplementation can mask the hematological symptom of B12 deficiency but not the neurological symptom. उसके बाद डेफिशिएंसी ये क्या कराते हो, एक तो मैक्रोस्टिक अनीमिया करवाएगी, एक मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया करवाएगी, और हाइपर सेगमेंटेड PMN हमें यहाँ पे मिलेंगे जो उसमें भी थे। विटामिन B9 के अंदर भी था मैक्रोस्टिक, मेगैलोब्लास्टिक और हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिक सेल्स जो विटामिन B9 में भी थे, इसमें भी थे। इसमें क्या होगा, पैरास्थीजिया, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन भी हमें देखने को मिलेगी। इंक्रीज़, इसमें जब हम लैब वैल्यू करवाते हैं उसमें क्या होगा, सीरम हेमोसिस्टीन जो है ना इंक्रीज़ होगी और मेथाइल मेलोनिक एसिड लेवल भी इसके साथ इंक्रीज होगा। उसमें जस्ट होमोसिस्टीन था, इसमें दोनों है, मिथाइल मेलोनिक एसिड भी है और होमोसिस्टीन जो है दोनों इंक्रीज होंगे। और अलॉन्ग विद 2 फोलेट डेफिशिएंसी, प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी लीड टू इरिवर्सिबल नर्व डैमेज। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी प्रोलॉन्ग हो जाए तो नर्व डैमेज हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। उसके बाद है विटामिन C, आल्सो कॉल्ड अस्कॉर्बिक एसिड। फंक्शन इसका था एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर हमें यूज़ होता है। आल्सो फैसिलिटेट आयरन अब्जॉर्प्शन, एक तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज़ होगा और फैसिलिटेट करता है आयरन अब्जॉर्प्शन को बाय रिड्यूसिंग इट टू Fe2+ स्टेट, यानी कि Fe3+ होगा उसको, यानी कि जब फैसिलिटेट करेगा ना Fe3+ कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में। नेसेसरी फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन, ये भी MCQs है, लास्ट टाइम आया हुआ था। विटामिन C इज़ नेसेसरी फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलीन इन कोलेजन सिंथेसिस, और इट्स आल्सो नेसेसरी फॉर डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज विच कन्वर्ट डोपामीन टू नॉरएपिनेफ्रिन। आगे साइकिल आएगा वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, उसमें भी 4-5 MCQs आए हुए थे 2009 वाले पार्ट 1 में। एक तो नेसेसरी है प्रोलीन और लाइसिन के लिए, और दूसरा जो है नेसेसरी फॉर डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज विच कन्वर्ट डोपामीन टू नॉरएपिनेफ्रिन। ये फ्रूट के अंदर पाया जाता है और वेजिटेबल के अंदर। प्रोनाउंसिएट हम इसको कैसे करेंगे, अब्जॉर्बिक एसिड। ये ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ होगा मैथिमोग्लोबिनीमिया बाय रिड्यूसिंग Fe3+ टू Fe2+। इसकी डेफिशिएंसी क्या कराती होती है, स्कर्वी कराएगी एक, ये भी MCQs आया हुआ था। स्वेलन गम्स होंगी, ब्रूजिंग होंगी, पैची, हेमेथ्रोसिस, अनीमिया, पुअर बाउंड हीलिंग। और जब एक पेशेंट आएगा उसके क्या हेयर क्या होंगे, कॉर्क स्क्रू। ये भी एक पॉइंट आपने याद करना है, कॉर्क स्क्रू के साथ एक पेशेंट आपके साथ है, वो कहेगा ए पेशेंट कम टू यू
हैविंग corkscrew hair, what kind of deficiency is having, या आएगा स्कर्वी के साथ, मीन स्वेलन गम्स है, ब्रूजिंग है, और पुअर वाउंड हीलिंग के साथ एक पेशेंट आता है, तब आप वहाँ पे क्या करना है, अपने विटामिन सी को अपने सेलेक्ट करना है। विटामिन सी डेफिशिएंसी काज स्कर्वी ड्यू टू कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट। जब भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इसकी एक्सेस क्या कराते हो, एक नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फटीग, कैल्शियम ऑक्सलेट, नेफ्रोलिथियासिस कैन इंक्रीज आयरन टॉक्सिसिटी इन प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल बाय इंक्रीजिंग डाइटरी आयरन अब्जॉर्प्शन। सो गाइस, ये 4-5 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, आप लोगों ने इनको तैयार करने ताकि MCQs अच्छे हो जाएं इंशाअल्लाह। उसके बाद गाइस, विटामिन डी जो बहुत नेसेसरी है, वैसे सारे विटामिन नेसेसरी हैं, ये भी नेसेसरी। विटामिन D3 कोलोकैल्सिफेरॉल फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सन या इंजेक्शन ऑफ फिश मिल्क प्लांट्स। विटामिन D3 जो है ना वो किससे मिलता है, एक्सपोजर ऑफ स्किन विद सन या इंजेक्शन ऑफ फिश मिल्क एंड प्लांट। विटामिन D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ प्लांट्स, फंगाई और यीस्ट, बोथ कन्वर्टेड टू, ये MCQs है कि विटामिन D3 कोलोकैल्सिफेरॉल या अर्गोकैल्सिफेरॉल कन्वर्टेड टू 25OH-D3 स्टोरेज फॉर्म इन द लिवर एंड टू एक्टिव फॉर्म 125OH2-D3 कैल्सिट्रोल। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज़ करेगा ऑफ कैल्शियम। ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट। और दूसरा इसका जो फंक्शन है, इंक्रीज़ बोन मिनरलाइजेशन एट लो लेवल, यानी कि ये इंटेस्टाइनल लेवल अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट, और इंक्रीज़ बोन मिनरलाइजेशन एट लो लेवल। उसके बाद क्या है, इंक्रीज़ बोन रीअब्जॉर्प्शन एट हायर लेवल। इसके 3 फंक्शन आप लोगों को आने चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि विटामिन D3 का फंक्शन कौन सा है, MCQ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विटामिन D3 फंक्शन। या वो पूछ सकता है इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट, या पूछ सकता है इंक्रीज बोन मिनरलाइजेशन ऑफ एट लो लेवल, या इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन एट हायर लेवल। उसके बाद रेगुलेट क्या करता है, ये PTH को इंक्रीज़ करेगा, कैल्शियम डिक्रीज, फास्फेट डिक्रीज, विच लीड टू, रेगुलेट कैसे करेगा ये, जो इसकी वो एक्टिव फॉर्म है उसमें कैसे रेगुलेट होगा। PTH इंक्रीज होगा, कैल्शियम डिक्रीज होगा, फास्फेट भी डिक्रीज होगा, विच लीड टू एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D विच इज़ कैल्सिट्रोल 125OH2-D3 प्रोडक्शन। और 125OH फीडबैक इनहिबिट इट्स ऑन प्रोडक्शन। इसका जो अपना फीडबैक है ना, इसके अपनी प्रोडक्शन को यह क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। उसके बाद इंक्रीज PTH विच लीड टू इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज फास्फेट रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। इसके 3 फंक्शन है, रेगुलेशन है। डेफिशिएंसी से क्वेश्चन आए हुए थे। रिकेट्स इन चिल्ड्रन मीन्स के डिफॉर्मिटी सच एज गैनोवेम, बो लेग्स के साथ एक बच्चा आता है, एक बच्चा आपके साथ प्रेजेंट करता है, अ बॉय केम टू यू विद बो लेग्स, व्हाट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी ही इज हैविंग। तो बो लेग्स किस में आएगा, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी में आएगा। उसके बाद ओस्टोमलेशिया इन अडल्ट मीन के बोन पेन एंड मसल वीकनेस, एक तो हड्डियों में पेन होगा और मसल वीकनेस के साथ एक बंदा आपके साथ आता है। अब आप 55 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट टू यू विद बोन पेन एंड मसल वीकनेस, व्हाट्स योर डायग्नोस, व्हाट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी इज हैविंग। ओस्टोमलेशिया और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी में आएगा ये। हाइपोकैल्सीमिया और टिटैनी, अगर ये हाइपोकैल्सीमिया और टिटैनी भी इसी डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद काज्ड बाय माल अब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज सन एक्सपोजर, पुअर डाइट के साथ, पुअर डाइट होगी, क्रोनिक किडनी डिजीज़ होगी। गिव ओरल विटामिन D टू ब्रेस्ट फीड इन्फेंट, जो भी बच्चा ब्रेस्ट फीड है, ब्रेस्ट फीडिंग पे है, उसको हम विटामिन D3 के ओरल ड्रॉप्स देते हैं। या डेफिशिएंसी इज एक्सकारबेटेड बाय पिगमेंटेड स्किन एंड प्रीमेच्योर बर्थ, अगर इसकी एक्सेस हो जाती है, एक्सेस, इसमें आपको मैंने MCQ बता दिए हैं। एक रिकेट्स के साथ बो लेग्स होंगी, ओस्टोमलेशिया बोन पेन या
मसल वीकनेस के साथ आएगा पेशेंट आपके पास। या इसके 3 फंक्शन मैंने आपको बताएं, इंक्रीज इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट, इंक्रीज बोन मिनरलाइजेशन एट लो लेवल एंड इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन एट हायर लेवल। रेगुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज पीटीएच, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद एक्सेस में क्या आएगा, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीयूरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टूपर होंगे, सीन इन ग्रेनुलोमेटस डिजीज़। उसके बाद विटामिन ई, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इंक्लूड टोकोफिरोल एंड ट्राइनोल, इसके नाम से हैं। इसकी फंक्शन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटेक्ट आरबीसीज एंड मेम्ब्रेन फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है। हाई डोज सप्लीमेंटेशन में अल्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन के, अगर हम इसकी हाई डोज देते हैं उसका क्या करेगा, ये अल्टर कर देगा मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन के, इनहेंस एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफ्रीन। डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी क्या कराती है, हेमोलाइटिक एनीमिया। उन दोनों में मैक्रोसिटिक एनीमिया था, B9 और B12 में। इसमें क्या आएगा, हेमोलाइटिक एनीमिया, एकैंथोसिस, मसल वीकनेस, पोस्टीरियर कॉलम एंड स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट डीमाइलिनेशन। Neurological presentation may appear similar to vitamin B12 but without megaloblastic anemia। विटामिन B12 में भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आते हैं, इसमें भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आते हैं। विटामिन B12 में क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, बट इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बिल्कुल भी नहीं होगा। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल हैं और इंक्रीज मेथाइलमोलिनिक एसिड लेवल, बाकी सेम खसूसियात होंगी एज विटामिन B12, बट इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होगा। एक्सेस क्या करेगा, इंटेरोकुलाइटिस करता होता है बच्चों के अंदर, हम विटामिन ई के एक्सेस हो जाए इंटेरोकुलाइटिस करेगा। उसके बाद है विटामिन के, विटामिन K1, K2, K3, K4, फाइटोमेडियोन, फैलोमिडकियोन, ये चार हैं। इसका फंक्शन जो है ना, एक्टिवेटेड बाय एपॉक्सीडेज रिडक्टेज टू रिड्यूस टू द रिड्यूस फॉर्म विच इज़ कोफैक्टर फॉर gamma carboxylation of glutamic acid residue on various protein required for blood clotting। ये इसका जो मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है और सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा। के इज़ फॉर कोआगुलेशन नेसेसरी फॉर मैचुरेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये MCQs है कि विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर बट क्लॉटिंग फैक्टर, जिसमें आएगा 2, 7, 9, 10 एंड प्रोटीन C and S। necessary for clotting factor, maturation of clotting factor 2, 7, 9, 10, protein C and S। warfarin inhibit vitamin K dependent synthesis of these factor and protein। excess deficiency, neonatal hemorrhage with increased PT and APTT। तो आप लोगों को पता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। जो ही बच्चा डिलीवर होता है फ़ौरन हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं ताकि कहीं से वो ब्लीड ना कर पाए, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। और इंटेस्टाइनल फ्लोरा इंटेस्टाइनल सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइनल फ्लोरा के अंदर, जो इतने तरीके वो काम नहीं कर रही होती तभी हम उसको विटामिन के देते होते हैं। बट नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, इसमें क्या होगा, PT एंड APTT इंक्रीज़ होगा, बट ये डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं। बट नॉर्मल bleeding time, sterile intestine and are unable to synthesize vitamin K, can also occur after prolonged use of broad spectrum antibodies। एक न्यूनेटल हेमरेज कराएगा, PT APTT इंक्रीज़ होगा बट ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा। और अगर एक बच्चा कोई भी एक्सेस से एंटीबॉडीज़ ले रहा है, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, नॉट एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उसमें भी विटामिन के की डेफिशिएंसी आ जाती है। नॉट इन ब्रेस्ट फीड मिल्क, ये ब्रेस्ट फीड मिल्क के अंदर नहीं पाया जाता। बच्चा पैदा होता है ब्रेस्ट फीड करता है, ये ब्रेस्ट फीड मिल्क के अंदर नहीं पाया जाएगा। जो ही नियोनेट, मैं पहले ही आप लोगों को बताया, जो ही बच्चा पैदा होता है हम उसको विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं तो प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। उसके बाद गाइस जिंक,
What is zinc? Mineral essential for activity of 100 plus enzyme, important in formation of zinc finger, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मोटिव। डेफिशिएंसी इसकी क्या कराएगी? डिलेड वाउंड हीलिंग। विटामिन सी भी डिलेड वाउंड हीलिंग करा रहा है, जिंक की डेफिशिएंसी भी डिलेड वाउंड हीलिंग करा रही है। सपोर्टेड इम्यूनिटी, हैपोगोनाडिज्म। जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? वाउंड हीलिंग डिलेड होगी, सप्रेस्ड इम्यूनिटी होगी, हैपोगोनाडिज्म होगा, डिक्रीज अडल्ट हेयर जो है ना डिक्रीज़ होंगे, मीन्स कि उसमें एक्सिलरी हेयर आ गए, एक्सिला के अंदर फेशियल हेयर आ गया और प्यूबिक हेयर। मे प्रेडिस्पोज टू अल्कोरिक क्राइसिस। उसके बाद प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये लास्ट टॉपिक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है? कावश श्योरकर। उसमें क्या होगा? इसमें क्या कवर श्योरकर में क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी है। जो दूसरी मरिस्मस जो है ना मसल डेफिशिएंसी है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन रिजल्टिंग इन स्किन लियन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन रिजल्टिंग इन स्किन लियन एडीमा के साथ आएगा ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, इन ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो एडीमा के साथ एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा। लीवर माल फंक्शन, फैटी एक्सचेंज ड्यू टू डिक्रीज अपेलो प्रोटीन सिंथेसिस। क्लिनिकल पिक्चर में इसके क्या आएगा? स्वलन अब्डामन होगा, एडीमा होगा। हमने अब एक बच्चा आपके सब पास कैसे प्रेजेंट करेगा? माल न्यूट्रिशन होगी, एडीमा होगा, अनीमिया, फैटी लिवर होगा, स्किन लियन होंगी, हाइपरकेराटोसिस और डिसपिगमेंटेशन। मीन के मील्स के साथ आपने याद करना है, MEALS इसका निमोनिक बनना है। माल न्यूट्रिशन, एडीमा, अनीमिया, लिवर, स्किन लियन। उसके बाद है मरिस्मस जो है ना एडीमा नहीं काज करती, ये मसल वर्सनिंग है। डाइट इज़ डेफिशिएंट इन कैलोरीज बट नो न्यूट्रिएंट्स आर इंटायरली एब्सेंट। मरिस्मस रिजल्ट इन मसल वास्टिंग, इसमें क्या हो जाएंगे? मसल वास्टिंग होंगे। उसमें क्या होगा? एडीमा वगैरह होगा, मील्स के साथ मीन के माल न्यूट्रिशन होगा, एडीमा होगा, अनीमिया होगा, लिवर फैटी लिवर होगा, स्किन लियन होंगी। इसमें क्या होगा? मसल वास्टिंग होंगी। सो गाइस, विटामिन B9 से हमने स्टार्ट किया और हमने मरिस्मस पे एंड किया। और जितना भी मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 5 से 6 MCQ 10 MCQ ये बना सकता है। अब देखेंगे लास्ट टाइम 2019 वाला जो पेपर था उसने एक पेज में से 20 MCQ निकाले। सो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है जो आप लोगों को मैंने बताया है। इंशाल्लाह these points will help you to pass your part 1 inshallah. So stay blessed, stay safe and continue your study with good motivation. Have a good time. Allah Hafiz.